उत्तराखंड में आज भी बारिश का असर रहने वाला है। देहरादून में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के हालात को देखते हुए राजधानी देहरादून में आज 12वीं तक के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद रहेंगे। वहीं पहाड़ी जिलों में बारिश के हालात रहेंगे। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में भी आज 12वीं तक के सभी स्कूल एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। तो कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देहरादून, पिथौरागढ़ में आज स्कूल बंद रहेंगे। हम आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और इसी अलर्ट को लेकर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखा है। साथ ही लोगों से भी उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत हो तभी बाहर निकले। कई जिलों में बारिश का अलर्ट है और खास तौर पर जो नदियों के किनारे का इलाका है वहां पर भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चमोली की नीति घाटी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। बुग्याली इलाकों में हो रही तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर है। तोलमा नाले के अचानक उफान पर आने से आसपास के गांव के लोगों में इस वक्त दहशत है। तेलमा गांव नाले के उफान पर आने से सुराई ठोटा क्षेत्र को लगातार खतरा बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों को ये तस्वीरें डरा रही हैं। जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए इस वक्त संकट की घड़ी है। कई गांव इस वक्त दहशत में है। बताया जा रहा है कि जो तोलमा नाला है उसमें अचानक उफान आ गया, जिससे आसपास के गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। तोलमा नाले के उफान पर आने से सुराई ठोटा क्षेत्र को लगातार खतरा बन रहा है। और चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पतालगंगा के पास बनी सुरंग गाड़ियों के लिए आफत बंदी चली जा रही है। भारी बारिश के बाद सुरंग के अंदर कीचड़ दलदल इस वक्त काफी ज्यादा है, जहां पर गाड़ियां फंस जा रही हैं। वहीं सुरंग के बहाने पर पत्थर गिर रहे हैं। लगातार पत्थर गिरने से पहाड़ में जो गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि मौके पर मलबा हटाने के लिए बीआरओ ने मशीन लगाई है। पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे, लेकिन हर दिन सुरंग के पास के हालात बदलते चले जा रहे हैं। तो काफी दिक्कत आ रही है। सुरंग के आगे पत्थर मलबा गिर रहा है, जिससे आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई है या फिर उनको काफी दिक्कत हो रही है। वहां पर हालांकि मलबा हटा दिया गया, लेकिन कीचड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां फंस रही हैं। और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाब कोठी बाजार से आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। पंगनो गांव में मलबा और बरसाती नाले के उफान पर आने से पूरा बरसाती नाला सड़क पर बह रहा है। वहीं पहाड़ों से आ रहा मलबा भी सड़क पर जमा हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। गुलाब कोठी बाजार पर सड़क पर मलबा आ रहा है। आने जाने वाले को भारी दिक्कत हो रही है और जैसे ही यहां पर बारिश शुरू होती है लोग और ज्यादा खौफ में आ जाते हैं कि पता नहीं अब कौन सा रास्ता बंद हो जाए, कहां से निकलना मुश्किल हो जाए। इन्हीं रास्तों पर जो टूट फूट गए हैं उन्हीं रास्तों से किसी तरह से गाड़ियों को ले जाया जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है। तो आप देख सकते हैं सड़कें गायब हो चुकी हैं। लोग इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार बारिश हो रही है। मलबा पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहा है और जिसकी वजह से जो वहां से सबसे ज्यादा दिक्कत किसे हो रही है, जो गाड़ियां वहां से गुजर रही है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बातचीत करने के लिए चमोली से इस वक्त नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार स्थिति खराब होती चली जा रही है। चमोली में कई ऐसी जगह है जहां पर इस वक्त लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं। कहीं पर खोला जा रहा है, कहीं पर खुल चुका है, लेकिन अभी भी वहां पर स्थिति ऐसी है कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। भारी बरसात का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब इसे लेकर प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर है? जी, अगर चमोली में सड़क की बात करें तो पीपल कोठी से लेकर और जोशीमठ तक का जो सफर है लगभग 40 से 45 किलोमीटर का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बना हुआ है। अगर हम गुलाब कोठी की बात करें तो लगभग 80 मीटर तक जो सड़क है उस पर पूरा मलबा जमा हुआ है और पूरा बरसाती जो नाला है वो पूरा सड़क पर बह रहा है, जिससे यहाँ पे जो चारों धाम के जो यात्री हैं उनके वाहन किस तरीके से चल रहे हैं ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग का जो अलर्ट आ रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि सड़क मार्ग अगर बाधित हो गया तो समस्याएं और बढ़ जाएगी।
हालांकि प्रशासन का कहना है कि मौके पर मशीनें लगाई गई हैं, चाहे गुलाब कोठी हो या पाताल गंगा हो या पागल नाला हो या पीपल कोठी के पास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे मशीनें तैनात है। लेकिन बारिश लगातार हो रही है और बारिश जो रात को हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो सड़क मार्ग है वो बाधित हो रहे हैं। और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जो प्रशासन है उसने तहसील प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और अभी कुछ दिन और पहाड़ों में इसी तरीके की बारिश होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो धरातल पर और बिगड़ सकते हैं और इनके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। जी बिल्कुल, और यही एक उपाय है कि आप सतर्क रहे और जिन रास्तों पर रास्ते टूटे हुए हैं वहां पर एहतियात से जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील में बारिश का तांडव जारी है। यहां पर मंदाकिनी नदी का बहाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के किनारे इलाकों में कटाव तेज होने लगा है। बंगापानी में बारिश के कारण सबसे अधिक खतरा देवी बगड़ और भौरा बगड़ क्षेत्र में है। यहां पर प्रशासन ने 13 परिवारों को शिफ्ट कर दिया है। साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम को मौके पर तैनात कर दिया गया है। मंदाकिनी नदी का स्तर भी चेतावनी के लेवल को पार कर चुका है, जिसकी वजह से तेजी से इस इलाके में कटाव जारी है। इससे कई मकानों के नदी में गिरने की आशंका भी बढ़ गई। मंदाकिनी किस तरह से अपने रौद्र रूप में बह रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन सतर्क है, मंदाकिनी के किनारे रहने वाले लोग भी काफी सतर्क हैं। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर कई जगह पर रपटे में पानी आने की वजह से आवाजाही बाधित हुई है। यहां पर रामगढ़ और सिहनीवाला के बीच एक रपटे में आए पानी के तेज बहाव के चलते लोगों को काफी दिक्कत हुई। एक महिला की अपनी स्कूटी से पार करने की कोशिश में गिर गई। गनीमत ये रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने महिलाओं और उसकी स्कूटी को वहां से निकाल दिया। और भारी बारिश की वजह से विकासनगर का खुशहालपुर गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सूचना पर प्रशासन की टीम के साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। कई जगह पर दीवारों को तोड़कर पानी गांव में घुस गया है और अब उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। बारिश रुकने के बाद गांव में पानी का जस्तर थोड़ा कम हुआ, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। और नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ। कालाढूंगी नैनीताल सड़क में मंगोली के पास 2 कारों में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग इस वक्त घायल हैं। सड़क हादसे की सूचना के बाद मंगोली चौकी पुलिस चौकी पर पहुंची और सभी को कालाढूंगी अस्पताल में जो घायल थे उनको एडमिट कराया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 गाड़ियों की कितनी जबरदस्त टक्कर हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। घायलों को कालाढूंगी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और हल्द्वानी वैसे तो मैदान में बसा हुआ है, लेकिन बरसात के दिनों में यहां पर अचानक इतना पानी आ जाता है कि हाहाकार मच जाता है। आखिर कहां से आता है ये पानी, जरा देखिए रिपोर्ट। हिमालय की सुंदर शिवलिक पहाड़ियों के नीचे बसा है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी। लेकिन मॉनसून की बारिश इस शहर के लिए मुसीबत लेकर आई है। शहर से सटे इन इलाकों में हो रही बारिश से यहाँ की नदी नाले उफान पर है। विशेष तौर पर कलसिया, सकरिया और देवखड़ी नाला ये ऐसा रुद्र रूप लेते हैं जिसकी आम दिनों में कल्पना भी नहीं की जाती। सर ये 15 मिनट की बारिश में इतना पानी आया यहाँ पर कि ये लिंटर से ऊपर उछल रहा था पानी। ये सब लोगों को, बच्चों को, औरतों को घरों में से खींच के ऊपर लिंटरों के द्वारा निकाला हमने, पकड़ के। और ये इतना पानी आया सर, ये इतना पानी आज तक नहीं आया। सारे घरों पूरा बजरीपुरा मोहल्ले में पूरा पानी भर रखा है सर। दरअसल हिमालय की शिवलिक पहाड़ियों से घिरे होने के कारण काठ गोदाम और हल्द्वानी के इलाके में मॉनसून एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी जाती है। अक्सर इन पहाड़ों पर हो रही बारिश का अनुमान हल्द्वानी के मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को नहीं हो पाता और यही इन लोगों के लिए मुसीबत बनता है। काठ गोदाम के ऊपर जितने भी पहाड़ हैं, अगर वहाँ पर बहुत कम ड्यूरेशन में अगर हैवी रेनफॉल होता है तो बिना पूर्व सूचना के और बिना अनुमान के काफ़ी मात्रा में इन नालों में पानी आ जाता है
और ये जो नाले हैं, नहरें हैं, ये हमारे टाउन के बीच से होके गुजरते हैं। इसके चारों तरफ काफ़ी हैबिटेशन है। जाहिर है कि पहाड़ से निकलने वाले छोटे छोटे गदेरे हल्द्वानी में आकर नालों का रूप ले लेते हैं और यही नाले कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। विशेष तौर पर रात को होने वाली बारिश तो इन नालों के लिए इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की नींद भी हराम कर देता है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और हरिद्वार में कावड़ यात्रा की धूम है। जल लेने के लिए हजारों कावड़िए पहुंच रहे हैं। बोल बम के जयकारों से धर्म नगरी इस वक्त गुंजयमान है। वहीं 27 जुलाई से डाक कावड़ का दौर शुरू होगा। कावड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो पाए। तो 27 जुलाई से डाक कावड़ का दौर शुरू होने वाला है और इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, देखिए अब तो कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। जगह जगह पूरे इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से आश्वस्त हो लेना चाहते हैं क्योंकि 27 तारीख से डाक कावड़ भी उठने वाला है। तो किस तरह की तैयारी है, किस तरह के इंतजाम है ताकि जो कावड़िए हैं या फिर डाक कावड़िए होंगे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो? जी, पुलिस और प्रशासन के इंतजामों की अगर बात करें तो पुख्ता तौर पर इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों की ओर से पिछले लगभग 1 महीने से ये कसरतें की जा रही थी, बैठकों के दौर जारी थे, स्थलीय निरीक्षण किए जा रहे थे कि कांवड़िए जो है वो पिछले साल के जो आंकड़े हैं 3.5 करोड़ के जो आंकड़े प्रशासन की ओर से बताए गए थे कि पिछले साल हरिद्वार यात्रा करने के लिए कांवड़िए पहुंचे थे, तो इससे भी ज्यादा इस बार कांवड़िए आएंगे, इस तरह का अनुमान जताया गया। और ऐसा जो शुरुआती जो चरण है उसमें देखने के लिए मिल भी रहा है क्योंकि जो विधिवत रूप से जो कांवड़ मेले की शुरुआत है वो कल सोमवार से हुई है, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले लगभग 1 सप्ताह से, पिछले लगभग 10 दिनों से जो हरिद्वार में जो कांवड़ियों का रेला है वो लगातार चल रहा था और लगातार ये कांवड़ियों का रेला जो है लगातार उसकी संख्या जो है बढ़ रही थी। अभी जो है वो पैदल कांवड़ चल रही है और उसमें सबसे ज्यादा जो कलश कांवड़ है, तस्वीरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो भारी कांवड़ होती है 50 लीटर, 70 लीटर, 80 लीटर जो गंगा जल लेकर जाने वाले जो कांवड़िए हैं, जो कम उम्र के जो युवक है वो उस कांवड़ को लेकर जाते हैं और हरिद्वार से गंगा जल भरते हैं हर की पैड़ी से और तब वो अपने अपने स्थानों को जाते हैं। तो इस तरह की कांवड़ सबसे ज्यादा चल रही है। ये ट्रेंड इस बार देखा गया है कि जो कलश कांवड़ है उसका ट्रेंड बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि आज से पंचकों की शुरुआत हो गई है और पंचकों में जो शुभ कार्य है उसको शुरुआत नहीं की जाती है, जो इसलिए इस तरह की मान्यता है कि जो नया जो गंगा जल जो भरकर जो यात्रा शुरू की जाती है तो यात्रा शुरू करने में कई लोग जो है वो कतराते हैं, इसलिए आज से थोड़ी धीमी यात्रा पड़ सकती है 5 दिनों के लिए क्योंकि 5 दिन तक पंचक चलते हैं और आज से 27 जुलाई तक पंचक जारी रहेंगे। 27 जुलाई के बाद क्योंकि जो महाशिवरात्रि का जो समय है वो काफी कम रह जाएगा, 3 से 4 दिन बचेंगे और 3 से 4 दिन जो है वो पूरी तरह से वो पूरा चरम काल होगा इस कांवड़ यात्रा के लिए। और 27 से 28 जुलाई से जो डाक कांवड़ है उसका डाक कांवड़ का दौर भी शुरू हो जाएगा। तो पूरी तरह से जो कांवड़ यात्रा है वो उसकी धूम इस वक्त हरिद्वार में देखी जा रही है। पंचकों के दौरान बोले के नारों के साथ कांवड़िए निकल गए हैं और प्रशासन ने भी पूरी तरह से इंतजाम कर लिया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत इन कांवड़ियों को ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित जानकारी देने के लिए। बात उत्तरकाशी की करते हैं तो उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगा जल लेने बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड के हालात बने हैं, लेकिन इन सबके बीच कांवड़ यात्री भी जान जोखिम में डालकर भोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा उठा रहे हैं। वहीं गौमुख से कांवड़ यात्री अभी गंगा जल नहीं भर सकेंगे, जिसकी वजह से गौमुख में पड़ने वाले सभी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पानी के तेज उफान में एक लकड़ी की पुलिया तक बह गई है, जिसे बनाने का काम इस वक्त हो रहा है। मौसम का साथ न मिलने के कारण गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारियों को काफी दिक्कत हो रही है। हालात सामान्य होने के बाद गौमुख ट्रैक को खोला जा सकेगा। चीड़वासा और भुजगड़ी नाले में भारी पानी था, जो कि हम पिछले दिनों से लगातार निगरानी कर रहे थे। जैसे ही पानी कम होगा हमने वहाँ पे पुलिया का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और चीड़वासा की पुलिया का निर्माण कार्य हमने लगभग पूरा कर दिया है। अब भुजगड़ी का पूरा करने वाले 3 जो आपकी वन विभाग की पुलिया हैं वो उसमें बह गई थी और हमारी जो रिप्लेस करने के लिए पुलिया हमारी बन चुकी है और लेबर भी हमारी तैयार है, पुलिया भी हमारी तैयार है
और जैसे वो पानी का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम होता है ताकि हम लोग उसमें पुलिया लगा पाए। और कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद रुड़की में सभी विभाग इस वक्त अलर्ट पर हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक होटल, ढाबों, दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। रुड़की के नारसन बॉर्डर के पास खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 15 ढाबों और दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जबकि 5 ढाबों को नोटिस भी जारी किया गया है जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं मिला। साथ ही जिन ढाबों और दुकानों में गंदगी पाई गई उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ मेले तक चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। 3 टीमें मैंने गठित कर रखी है और तीनों टीमें अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है। आज स्वयं टीम के साथ मैं स्वयं भी आया हूँ और आज हमने नारसन बॉर्डर तक हमने चेकिंग की है। लगभग 33 ढाबों का और भंडारे लगभग जो जहाँ लगे हुए चेक किया है और उसमें से मैंने 15 सैंपल जाँच के लिए लिए हैं। और कांवड़ियों के भेष में आने वाले हुड़दंगियों से पुलिस से कैसे निपटेगी? डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा है और सभी को भक्ति भाव के साथ कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। सोमवार शाम हरिद्वार पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। अच्छी भावना के साथ ही आते हैं, तीर्थ की भावना के साथ, सही भाव के साथ आते हैं। हो सकता है उनमें कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल होके उसको बदनाम करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे उपद्रवी तत्वों से हम निपटने के लिए तैयार हैं। और यूसीसी को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने के लिए कमेटी बना दी गई है, जिसके साथ ही सीएम धामी ने मीटिंग की और निर्देश भी दे दिए गए हैं। व्यवस्थित रूप से काम हो और जल्द से जल्द इस पर पूरा काम किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से पहले सभी पहलुओं की गंभीरता से अध्ययन कर ली जाए। वहीं कमेटी के शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी कि इस संबंध में 3 उप समितियों का गठन किया गया है। नियमों की रूपरेखा तैयार करने में, नियमों आसानी से नियम लागू हो और क्षमता विकास के लिए ट्रेनिंग देने वाली 3 उप समितियां हैं। 30 सितंबर को ये अपनी रिपोर्ट दे देंगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस से यूसीसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इतनी त्वरित गति से इस पर काम किया जा रहा है। सभी विभाग अपने समय पर यूसीसी कमेटी को अपना सहयोग दें और जल्दी से जल्दी जो हमने समय सीमा रखी है उस समय सीमा में ये एक्ट प्रदेश के अंदर लागू हो जाए, उसके लिए आज बैठक हुई है और हमने अधिकतम अक्टूबर माह में और राज्य स्थापना दिवस से पहले उसको लागू करने की दिशा में आज चर्चा हुई है और सभी ने ये आशा व्यक्त करी है कि सभी लोग अपना अपना काम तय समय पर पूरा कर लें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में लिए गए कुछ फैसलों के लिए सीएम धामी की तारीफ की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सीएम धामी अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री बागेश्वर हनुमान जी के बड़े ही प्यारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमको सूचना मिली, एक बहुत सुंदर निर्णय लिया गया। निश्चित रूप से यह सराहनीय है। प्रत्येक विश्वविद्यालयों में हिंदू शिक्षा केंद्र खोलने का जो निर्णय लिया, ये बहुत प्यारा निर्णय है। निश्चित रूप से अपनी भारत की प्राचीन संस्कृति बच्चों के दिल और दिमाग में बैठेगी। युवान बड़े होकर के देश का जब भविष्य बनेंगे तो भारत की सनातनीय संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकेगा। इसलिए यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। हम इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बागेश्वर पीठ से बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। और दूसरा निर्णय जो चारों धामों को लेकर के कि किसी भी प्रकार का ट्रस्ट या संस्था या इस नाम से नहीं खोला जाएगा, ये भी बहुत अच्छा निर्णय है। इससे लोग दिग्भ्रमित नहीं होंगे, मनमुखी नहीं चलेंगे। वह हमारे चारों धामों की परंपरा व महिमा सदियों तक ठीक ऐसे ही व्याप्त रहेगी। इसलिए हमारे बड़े ही प्यारे लाडले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री को अपने इस वीडियो के माध्यम से हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके बहुत बहुत मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इसी प्रकार नित ऊंचाइयां प्राप्त करें और भारत का, राष्ट्र का, देवभूमि उत्तराखंड का सबका भला होवे, उन्नति होवे।
और अगर आपको कहीं एक सांप दिख जाए तो अच्छे खासे आदमी की भी हालत खराब हो जाती है। अगर आपको एक साथ 26 सांप दिख जाए। विकासनगर के ढकरानी गांव के निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूरों को एक कोने में अचानक सांपों का झुंड दिखाई दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इन सभी सांपों का सकुशल रेस्क्यू किया। ये सभी सांप खतरनाक जहरीले सांप रसेल वाइपर के बच्चे हैं। रसेल वाइपर सांप अंडे ना देकर बच्चे देता है और अब इन सभी का रेस्क्यू कर लिया। कितना करीब बैठा है इनके, शायद इन्हें डर नहीं लगता। एनआईटी उत्तराखंड के परमानेंट कैंपस का निर्माण अभी पौड़ी के सुमाड़ी में शुरू हुआ है। सुमाड़ी के ग्रामीण पहले चरण में काम को रुकवाने पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि एनआईटी के निर्माण के लिए उन्होंने गांव के 185 हेक्टेयर जमीन दान में दी थी और जिस स्थान पर एनआईटी का शिलान्यास किया गया उस जगह को छोड़कर चमराड़ा बैंड के पास पहले चरण का काम शुरू किया गया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण की मांग की है कि उनकी दान में दी गई जमीन को पहले एनआईटी निर्माण के उपयोग में लाया जाए। हालांकि मूलभूत सुविधा न मिलने के कारण पहले चरण का कार्य दूसरे स्थान से शुरू किया गया है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक धन सिंह रावत ने कहा कि एनआईटी का काम जल्द पूरा हो जाएगा। 6 किलोमीटर शिलान्यास से दूर बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, तो आप बताइए कि कहां तक जाएंगे। और हम लोगों को कितना ज्यादा गफलत में सरकार ने रखा हुआ है और शासन ने रखा हुआ है, प्रशासन ने। 13 साल हम लोगों ने वेट किया अपनी जमीनों के लिए कि हमारे यहाँ एनआईटी बनेगा, लेकिन आज भी हमारे बेरोजगार युवा सारे इस आशा में हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार ने एक तो जमीन 100% दी है, दूसरा पानी हमने 22 करोड़ रुपए लागत से जो है पानी का काम भी 80% पूरा हो गया है, बिजली का काम भी पूरा हो गया है। अब हमने वहाँ की रोड जो है डबल लाइन करनी है, तो उसका भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। एनआईटी बहुत सुंदर बनेगी, उसका